हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th के वेक्टर्स का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले, टॉपिक आपके सामने लिखा है, क्या डिस्कस करने वाले, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है उनका डॉट प्रोडक्ट, जिसका आंसर क्या था, हमेशा स्केलर, और एक होता है उनका वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका आंसर हमेशा क्या था, आपका वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे हम अब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये बहुत मुश्किल है कि इस टॉपिक से डायरेक्ट सवाल आए। ये अक्सर ऐसा नहीं देखा गया है किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से डायरेक्ट सवाल आए, बट बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जहां पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना ही लगाना पड़ेगा, उसके बिना आपका फाइनल आंसर आने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक क्वांटिटी का एग्जाम्पल लूं, एक क्वांटिटी आएगी फिजिक्स में, आपका टॉर्क, क्या आएगी आपकी टॉर्क, वो किसके बराबर होती है, आपकी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। मतलब आर और एफ का क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब आपका क्रॉस प्रोडक्ट आता ही नहीं तो आप टॉर्क निकाल पाना संभव ही नहीं है, इसलिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आगे है ना, कुछ क्वांटिटीज आएंगी जिनमें एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको, एरिया वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा आपका ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट आएगा। यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया वेक्टर, है ना। तो एरिया वेक्टर निकालने के लिए भी एक ही तरीका एरिया वेक्टर निकालने का, एरिया वेक्टर निकालने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके ऊपर आप अपनी फिजिक्स को बना सकते हो। इसलिए आपको लास्ट तक ये वीडियो देखनी है, क्योंकि लास्ट में ही मैं एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बहुत आने वाले टाइम में बहुत सारे सवालों में आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए देखिए, अच्छा मान लीजिए मेरे पास सपोज दो वेक्टर है। मेरे पास एक वेक्टर है, मान लीजिए अपना ए वेक्टर, और दूसरा है बी वेक्टर। मैंने दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया है। कैसा प्रोडक्ट किया है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, हमेशा आपका वेक्टर होगा। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका एक वेक्टर, है ना। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया। मैंने क्या मान लिया कि सपोज ये क्या है मेरा, ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, और ये मान लीजिए क्या आपका बी वेक्टर, है ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर। अब वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और साथ में क्या होगी आपकी डायरेक्शन। तो वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक तो क्या होता है आपके पास मैग्नीट्यूड। तो मैं आपको मैग्नीट्यूड बता देता हूं कि जो आपका ए क्रॉस बी है ना, क्या आपका ए क्रॉस बी, उसके मैग्नीट्यूड का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या आएगा आपका, ए बी साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्या आपका एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या था आपका, ए बी कोस थीटा। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा आपका, ए बी साइन थीटा। सिमिलरली हम मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, मेन कहानी यहाँ पे किसकी आती है, आपकी डायरेक्शन की, और वो समझना जरूरी है। देखिए, डायरेक्शन में ही दिक्कत आती है क्रॉस प्रोडक्ट में, इसलिए आपको डायरेक्शन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम डायरेक्शन किससे निकालते हैं, यूजिंग द, एक रूल आपको ध्यान रखना है, क्या आपका राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। देखिए, करना क्या है, आपको अपना राइट हैंड लेना है। पहली बात, कौन सा हैंड लेना है आपको, राइट हैंड। राइट हैंड की फिंगर्स और थंब को परपेंडिकुलर स्ट्रेच कीजिए। क्या करना है, राइट हैंड की फिंगर्स और थंब को परपेंडिकुलर स्ट्रेच कीजिए, सच जब दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाए आपका, 90 डिग्री, है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको निकालना है ए क्रॉस बी। क्या निकालना है आपको, ए क्रॉस बी। अपनी फिंगर्स को पहले वाले वेक्टर की तरफ ले जाओ। पहले कौन सा वेक्टर, आपका ए वेक्टर। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी फिंगर्स को पहले वाले वेक्टर की तरफ ले गया। ध्यान से सुन लेना भाई, या तो मैं अपनी फिंगर्स को पहले वाले वेक्टर की तरफ ऐसे लेके जा सकता हूं, या ऐसे लेके जा सकता हूं। दो ही पॉसिबिलिटी है। मेरे को अपनी फिंगर्स पहले क्या लेनी है, जो पहले वेक्टर है उधर की तरफ ले जाओ। तो या तो पहला वेक्टर ये वेक्टर है, उसके अलॉन्ग या तो ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है। फिर आपको क्या करना है कि आपको अपनी फिंगर इस तरीके से कर्ल करनी है कि आप दूसरे वेक्टर की तरफ चले जाओ। कहां चले जाओ आप, टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। तो देखिए, अगर मैं अपनी फिंगर्स ऐसे करता हूं और अब मैं कर्ल कर रहा हूं, इनको मोड़ रहा हूं, तो मैं किधर की तरफ जा रहा हूं, बी वेक्टर की तरफ, यानी ये सही है। अच्छा, बाई चांस मैं ऐसे कर देता, अब कर्ल करता, तो मैं कहां जा रहा हूं, अवे फ्रॉम बी। ये क्या आपका गलत है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले फिंगर्स पहले वेक्टर की तरफ, उसको कर्ल करना है सच दैट वो किधर जाए, आपकी टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर। कहां जाए आपकी, टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर। तो ये ए हो गया, ये बी।
अब जिस डायरेक्शन में थंब आएगा, क्या आएगा, जिस डायरेक्शन में थंब, वो किसकी डायरेक्शन होगी, आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की। किसकी डायरेक्शन होगी, आपकी क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से सुन लीजिए, अपनी जो फिंगर से पहले वेक्टर की तरफ कर्ल कीजिए टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, जिधर थंब जाएगा, क्या जाएगा, जिधर थंब, वो किसकी डायरेक्शन होगी, आपकी वो डायरेक्शन होने वाली है क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे हम ऑब्वियसली देख सकते हैं मेरा थंब कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। तो मैं आपको दो नोटेशन सिखा देता हूं। अगर मैंने डॉट बनाया, क्या बनाया, डॉट, इसका मतलब डायरेक्शन क्या आपकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, क्या आपकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, एंड बाहर की तरफ, किधर की तरफ, बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और कहां की तरफ, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब आउटसाइड। और अगर मैंने क्रॉस बनाया, क्रॉस बनाने का मतलब क्या, वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, बट किधर जाएगी, आपकी इनसाइड द बोर्ड। कहां जाएगी, इनसाइड द बोर्ड। तो क्या आएगा आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन, बट कहां जाएंगी, आपकी इनसाइड, है ना। तो अब बताओ इस गिवन प्रॉब्लम में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, इस गिवन प्रॉब्लम में, इस गिवन सिचुएशन में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है। तो देखिए ए से बी की तरफ जाना है, ए से बी की तरफ गए, थंब कहां आ रहा है आपका, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो ये क्या आ जाएगा आपका डॉट। अच्छा सोच के बोलना, आप बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बता सकते हैं क्या मेरे को, बी क्रॉस ए। अब क्या करना है, आपकी फिंगर पहले बी की तरफ जाएगी और उसको कर्ल करना है टुवर्ड्स ए। तो हमें देखिए ऐसे करूंगा तो कर्ल ए की तरफ नहीं हो रही, ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी कर्ल कहाँ होगी, आपकी ए की तरफ। अब थंब कहां जा रहा है आपका, इनसाइड। इनसाइड जा रहे तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। तो एक बात याद रखिए, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ए क्रॉस बी किया, मैग्नीट्यूड क्या आपका ए बी साइन थीटा। बी क्रॉस ए किया तो भी मैग्नीट्यूड क्या आपका ए बी साइन थीटा, बट डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। अगर ए क्रॉस बी आपका आउटसाइड आ रहा है, तो बी क्रॉस ए कहां जा रहा है, आपका इनसाइड। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट में एक बात याद रखनी है कि कभी भी ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए हम क्या लिखते हैं कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, माइनस बी क्रॉस ए। किसके बराबर होगा आपका, माइनस बी क्रॉस ए, है ना। तो ये बात आपको सदैव याद होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। डायरेक्शन निकालने के लिए मैं कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूं, देखिए। देखिए मैं और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए सपोज ये आपका ए वेक्टर है, ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर है। ए क्रॉस बी निकालना है, डायरेक्शन बतानी है। क्या बतानी है, ए क्रॉस बी। हर एक सवाल में किसकी डायरेक्शन बतानी है आपको, ए क्रॉस बी, है ना। तो देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी यहां डिस्कस करूंगा। अगर आप ए क्रॉस बी, देखिए बी जरूरी नहीं ऐसे हो, 90 डिग्री जरूरी नहीं, कुछ भी एंगल हो सकता है। मान लीजिए ऐसे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या करिए, फिंगर से ए की तरफ ले जाइए, बी की तरफ कर्ल करनी है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां रही है आपकी, अगेन बाहर की तरफ, है ना। अब एक बात ध्यान से सुनिए, मैं सी वेक्टर को लिख रहा हूं किसके बराबर, आपका ए क्रॉस बी। यानी कि जो सी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहां आपकी, बाहर की तरफ। कहां आपकी, बाहर की तरफ। मतलब सी वेक्टर आपका क्या है, बाहर। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए और सी में कितना एंगल है, तो भाई ए इसी प्लेन में और सी आपका आउटसाइड है, बाहर के प्लेन में, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना बनेगा, 90, है ना। सिमिलरली बी इसी प्लेन में और सी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन की किसी भी लाइन से इसका एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। मतलब कि बी और सी के बीच में भी एंगल क्या होगा आपका, 90 डिग्री होने वाला है। तो देखिए हम एक बात लिख सकते हैं कि जो आपका सी वेक्टर है ना, वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो सी वेक्टर है वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका रिजल्ट क्या, उसका रिजल्ट दोनों वेक्टर के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हम एक बात लिख सकते हैं कि द रिजल्टेंट या द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is always perpendicular to individual वेक्टर्स, है ना। मतलब जो आपका रिजल्ट है ना, रिजल्ट वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है, मान लीजिए आपको बोला जाए सी डॉट ए निकालो, क्या निकालो, सी डॉट ए।
अब सी और ए तो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा जीरो, तो ये क्या आ जाएगा आपका जीरो। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए सी डॉट बी निकालो, तो डियर स्टूडेंट्स उसका भी आंसर क्या आने वाला आपका जीरो आने वाला है। मेरे को उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि जो भी रिजल्ट है वो दोनों वेक्टर के क्या आएगा, आपका परपेंडिकुलर ही आने वाला है। अब मैं डायरेक्शन निकालने का एक टिपिकल एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। मान लीजिए सपोज ए वेक्टर आपका बाहर की तरफ है, कहां को ए वेक्टर बाहर की तरफ, और ये मान लीजिए क्या आपका बी वेक्टर। अगेन आपको किसकी डायरेक्शन निकालनी है, ए क्रॉस बी। मैं एक ही एग्जांपल लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, अगर मुश्किल सवाल आ जाए तो भी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, ए वेक्टर कहां पर बाहर की तरफ, और ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर, है ना। सबसे पहला नियम क्या है कि जो भी ए क्रॉस बी आएगा वो दोनों वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा और वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा। अब ए तो बाहर आ गया, तो जो रिजल्टेंट है वो इसी प्लेन में आना चाहिए, और वो बी के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, तो बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये डायरेक्शन आएगी। अब मेरे को बस एरो डिसाइड करना है कि मेरा एरो ऊपर की तरफ जाएगा, मेरा एरो नीचे की तरफ, वो हम डिसाइड कर लेते हैं। आपको ए क्रॉस बी निकालना है, अपनी फिंगर्स पहले वेक्टर की तरफ ले जाइए, किधर ले जाइए, टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर। तो ए बाहर है, मैं अपनी फिंगर्स कहां ले गया, बाहर की तरफ। कहां ले गया भाई, मैं अपनी फिंगर्स बाहर की तरफ। दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल कीजिए, इधर मैंने कर्ल की, अरे मेरी फिंगर्स बाहर की तरफ है ना, दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करनी है, दूसरे वेक्टर की तरफ मैंने कर्ल की, मेरा थंब कहां जा रहा है आपका इधर की तरफ, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन हो, किसकी डायरेक्शन होगी आपकी, ए क्रॉस बी की। किसकी डायरेक्शन होगी आपकी, ए क्रॉस बी। फिर से सुन लीजिए, मेरा पहला वेक्टर बाहर की तरफ है तो मैं अपनी फिंगर्स को बाहर की तरफ ले गया, दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल की, ये थंब इधर जा रहा है, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी आपकी, ए क्रॉस बी। ये एक टिपिकल इलस्ट्रेशन है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा सी वेक्टर है उसको हमने क्या लिखा था, ए क्रॉस बी। अक्सर आपको किताबों में एक और नोटेशन मिलेगा। अब ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी क्या आपका एक वेक्टर आने वाले, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता था आपका, ए बी साइन थीटा। बट साथ में मेरे को क्या दिखानी पड़ेगी, डायरेक्शन। और डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं हमेशा किसका इस्तेमाल करता हूं, याद रखिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं यूनिट वेक्टर का। तो यहां भी डायरेक्शन दिखाने के लिए आपको यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने यूनिट वेक्टर लिखा, यूनिट वेक्टर क्या लिख दिया मैंने, एन कैप। एन कैप क्या को शो कर रहा है, डायरेक्शन। और हम जानते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ए के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए और बी के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो वेयर n cap is unit vector perpendicular to both a vector and b vector, जो कि a और b दोनों के क्या आपका परपेंडिकुलर। अच्छा a और b दोनों के परपेंडिकुलर है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग a एंड b। किस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग a एंड b। तो आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी जो डायरेक्शन है दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आएगी। तो परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है जो कि ए और बी दोनों के क्या आने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या डिस्कस करेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दी थी कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, माइनस बी क्रॉस ए। क्या ये क्या ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होने चाहिए आपके सेम। सॉरी, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होने चाहिए सेम। बट यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो हम लिख सकते हैं कि इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ।
सेकंड आपकी डॉट प्रोडक्ट जैसी है, जैसे डॉट प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। कहने का क्या मतलब, अगर मान लीजिए ऐसा है ए क्रॉस बी प्लस सी, क्या आपका ए क्रॉस बी प्लस सी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसकी इससे कर दीजिए, मतलब कि ए क्रॉस बी प्लस इसकी दूसरे वाले से भी कर दीजिए ए क्रॉस सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट, वो आपका कॉम्यूटेटिव लॉ को तो फॉलो नहीं करता, बट वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट फॉलोज, हाँ भाई क्या करेगा, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या फॉलो करके चलता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से अक्सर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर आगे जिन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो वही चीजें है ना। देखिए थर्ड, अगर आपने दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ए क्रॉस ए कर दिया, क्या कर दिया आपने, ए क्रॉस ए, कितना आएगा, देखिए अब ए और ए दोनों के बीच में ऑब्वियसली एंगल कितना होने वाला है, जीरो। अरे दोनों ओवरलैप है ना, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा, जीरो। जीरो एंगल होगा तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो कितना आएगा, ए साइन जीरो। अच्छा साइन जीरो कितना होता है आपका, जीरो, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, जीरो। हेंस मैं क्या लिखता हूं कि ए क्रॉस ए किसके बराबर होता है आपका, जीरो वेक्टर। वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या था आपका, वेक्टर ही आने वाला है। तो ये याद रखना है कि अगर दो सेम वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा आपका, जीरो ही होगा। तो अगर हम यूनिट वेक्टर की टर्म से बात करें ना, आई क्रॉस आई कितना होगा आपका, जीरो। अगर मैं बात करूं जे क्रॉस जे, वो भी कितना होगा, जीरो। अगर मैं बात करूं के क्रॉस के, वो भी कितना होगा, जीरो, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स मेन बात यहां पे ये आती है कि आई क्रॉस जे कितना होगा। क्या बोला मैंने, आई क्रॉस जे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड तो आसान है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1। आई एक्स के अलोंग होता है, जे वाई के अलोंग, दोनों में एंगल 90, तो साइन 90। ये आंसर कितना आ रहा है आपका, 1। मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, बट साथ में मेरे को डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, है ना। तो अब आपको जो चीज समझनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, है ना। एक तो क्या हो गया, मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस, और एक क्या हो गया आपका, वाई एक्सिस। जब आपके एक्स और वाई फिक्स हो गए ना, जेड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है आपका, फिक्स। कैसे फिक्स होता है, जैसे ही आप एक्स से वाई की तरफ मूव करेंगे, थंब रूल लगा के, कैसे लगा के, राइट हैंड थंब रूल लगा के, तो जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगा आपको, जेड एक्सिस की डायरेक्शन देगा। किसकी डायरेक्शन देगा, जेड। मतलब कि अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को एक्स के अलोंग ले गए, एक्स से वाई गए, कहां से कहां गए, एक्स से वाई, तो थंब क्या दे देगा आपको, जेड एक्सिस। तो आपका जो बाहर की तरफ है वो कौन सा एक्सिस हो गया आपका, जेड एक्सिस। देखिए ये फिक्स है, जेड एक्सिस आपको बाहर की तरफ ही लेना पड़ेगा, अंदर की तरफ आप जेड एक्सिस नहीं ले सकते, है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, कई बार जैसे मान लीजिए हम उल्टा ले लेते हैं, ये मान लीजिए वाई है, सपोज ये एक्स है, अब जेड कहां आएगा, आपको एक्स से वाई की तरफ ही मूव करना है, तो आप एक्स से वाई की तरफ मूव करें तो आपका थंब कहां गया, इनसाइड। अब आपको जेड एक्सिस कहां लेना पड़ेगा, इनसाइड ही लेना पड़ेगा। अगर आप आउटसाइड लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, गलत। तो ऐसा नहीं है कि जब आपके एक्स और वाई फिक्स हो जाते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, तो जेड आपका ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। एक्स क्रॉस वाई, क्या आपका एक्स क्रॉस वाई किधर की तरफ होगा आपका, टूवर्ड्स द जेड, है ना। चलिए देखते हैं, अब सोल्व करते हैं ये। तो देखिए हमने क्या सीख लिया कि ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है, तो एक्स क्रॉस वाई जेड कहां हो गया आपका, बाहर की तरफ, है ना। अब मेरे को क्या निकालना है, आई क्रॉस जे की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन निकालनी है मेरे को, आई क्रॉस जे। तो आई किसके अलोंग होते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, जे किसके अलोंग होता है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स से वाई गए, आपका थंब कहां है, बाहर की तरफ। बाहर कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा होता है, के कैप। तो हम क्या लिखते हैं कि आई क्रॉस जे ये किसके बराबर होता है आपका, के, है ना। किसके बराबर होता है आपका, के। सिमिलरली अगर हम इसको उल्टा करके लिखते तो जे क्रॉस आई ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, माइनस के। पहली प्रॉपर्टी है ना, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, माइनस बी क्रॉस ए, है ना। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जे क्रॉस के। मैं याद करने का तरीका बता दूं, आप टेंशन मत लीजिए। जे क्रॉस के, देखिए जे क्रॉस के क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो अगेन 1 आना है, इसका 1 1, दोनों के बीच में एंगल कितना है
90। तो मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन की मेन बात है ना। जे क्रॉस के देखिए मतलब मेरे को वाई एक्सिस से कहा जाना, जेड एक्सिस की तरफ। तो मेरा ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस का है मेरा बाहर की तरफ, का है मेरा बाहर की तरफ। तो वाई एक्सिस से मेरे को बाहर की तरफ जाना पड़ा, जेड एक्सिस मेरा बाहर है। थंब किधर जा रहा है, थंब देखिए, थंब जा रहा है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगी आपकी आई कैप, है ना। अगर उल्टा करके लिखे तो के क्रॉस जे वो कितना आएगा आपका माइनस आई कैप, है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ रहा है। एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात देखिए, के क्रॉस आई क्या निकालना आपको, के क्रॉस आई। देखिए मैग्नीट्यूड अगेन कितना आने वाला है 1, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना आपका 90। के क्रॉस आई मतलब जेड एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ जाना है। अब जेड का आपका बाहर की तरफ, तो जेड कहां ले लिया मैंने, बाहर की तरफ। अब एक्स इधर है तो इसको एक्स की तरफ कर्ल करो। थंब कहां जा रहा है आपका, अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये क्या आ जाएगा आपका जे कैप, है ना। उल्टा करके लिखोगे तो आई क्रॉस के क्या आएगा आपका माइनस जे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब ये रिजल्ट्स याद कैसे रखने, फटाफट कैसे करने। देखिए जब आपके सेम ऑर्डर में तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। सेम ऑर्डर मतलब हम कैसे चलते ऑर्डर हमारा, एक्स वाई और जेड क्या होता है हमारा, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई और जेड सेम ऑर्डर पॉजिटिव। अगेन वाई जेड और एक्स सेम ऑर्डर पॉजिटिव। अगेन जेड एक्स और वाई सेम ऑर्डर में आ रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव। तो आपको याद क्या रखना है, आप याद रखिए सर्कल रूल। सर्कल में डायरेक्शन बना लीजिए आप एंटी क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन बना लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज। ये आई हो गया, ये जे हो गया, और ये क्या हो गया के। मतलब अगर आप आई से जे की तरफ जाओगे मतलब सर्कल की डायरेक्शन में गए, सही डायरेक्शन है, तो आई क्रॉस जे में जाओगे तो आंसर क्या आएगा आपका के। सिमिलरली आप जे क्रॉस के, देखिए सर्कल की डायरेक्शन में गए तो आंसर क्या आएगा आपका आई, है ना। और सिमिलरली के क्रॉस आई सर्कल की डायरेक्शन में गए तो आंसर क्या आएगा आपका जे। अगर आप सर्कल के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। किस में आएगा आपका माइनस में। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। इसको 2-3 बार अवश्य पढ़िए, तभी आपको ये चीज याद रहने वाली है। और याद रखिए अगर दो सेम है, सेम के बीच में तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो दिस इज बीइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ढंग से समझना है तो इसको 2-3 बार अवश्य पढ़िए और रिवाइज कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब देखिए मैं आपके सामने चौथी प्रॉपर्टी लेके आ रहा हूं एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ध्यानपूर्वक सुनना, है ना। ये आपके यहाँ पे मेन क्रक्स पॉइंट है ना। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, पर कंपोनेंट्स में गिवन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, है ना। ए एन मान लीजिए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, है ना। और बी क्या मान लीजिए आपका x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। डियर स्टूडेंट्स ये थोड़ी ध्यानपूर्वक समझने की चीजें है। देखिए ध्यान से, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है ए क्रॉस बी, है ना। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से निकाल के दिखा रहा हूं, है ना, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा आपको। ए क्रॉस बी, ए क्या आपका वैल्यू रखिए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप क्रॉस बी। बी क्या है भैया आपका, देखिए x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको, है ना। अब देखिए रूल क्या है, पहले मैंने ये टर्म उठाई, इसकी से मल्टीप्लाई करो। भाई आई क्रॉस आई तो कितना होता है 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप इसकी से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा x1 y2। बट आई क्रॉस जे मैंने अभी बताया, आई क्रॉस जे कितना होता है आपका के कैप, है ना। फिर आप इसकी से करिए तो कितना आएगा x1 z2। बट आई क्रॉस के है क्या आपका, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के मैंने अभी अभी बताया था कितना होता है आपका माइनस जे। तो मैं क्या लिख सकता हूं माइनस x1 z2 जे कैप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगली वाली पे आइए। इसके इससे कीजिए जे क्रॉस आई, अभी बताया था जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस के, तो मैं लिखूंगा माइनस y1 x2 के कैप। अगली कीजिए, देखिए इसकी इससे करेंगे जे क्रॉस जे क्या होता है आपका 0। उससे अगली इससे इसकी कीजिए, जो जे क्रॉस के है वो क्या होता है आपका आई कैप। तो हम क्या लिख सकते हैं प्लस y1 z2 आई कैप, है ना। अब लास्ट वाले पे आ जाइए इसकी इससे कीजिए आप, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई पहले बताया था जे कैप होता है, तो प्लस
Z1 X2 J कैप, है ना। उसके बाद देखिए इसकी से कीजिए, जो K क्रॉस J होता है वो माइनस आई कैप होता है, तो माइनस Z1 Y2 आई कैप, और लास्ट में कीजिए K क्रॉस K, तो कितना आ जाएगा आपका 0। तो दिस इज द आंसर। अब आप सोचोगे सर पागल बना रहे हो, ये याद कैसे रखेंगे। मैं भी नहीं कह रहा याद मत रखिए, मेरे को भी याद नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बट वो ट्रिक सही है, ये हमें सेटिस्फाई आपको करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आई कॉमन ले लीजिए, आई के साथ क्या क्या आ रहा है वो लिख लीजिए। एक तो Y1 Z2 आ रहा है और एक माइनस Z1 Y2, तो Y1 Z2 माइनस Z1 Y2। फिर लिख लीजिए प्लस जे, जे के साथ देख लीजिए क्या आ रहा है। सॉरी, जे के साथ क्या क्या आ रहा है भाई आपका Z1 X2, और यहां पे क्या आ रहा है आपका माइनस X1 Z2। ठीक है, फिर देख लीजिए आप प्लस के, क्या देख लीजिए प्लस के साथ देखिए, के के साथ यहां पे क्या आ रहा है आपका X1 Y2 माइनस के साथ यहां पे क्या आ रहा है आपका Y1 X2। ये आपका आंसर है अगर आपको वेक्टर्स गिवन है किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको हकीकत में कैसे सोल्व करते हैं, एक नई चीज है। वैसे तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट हमारे साथ नीट के भी बच्चे, तो मैं जितना बताऊं उनको उतना ही याद रखना है। इसको सोल्व करने की एक टेक्निक होती है, डेट इज नोन एज द डिटरमिनेंट्स। क्या होती है टेक्निक आपकी, डिटरमिनेंट्स, है ना। मैं आपको समझा देता हूं डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, कैसे होता है। देखिए टेक्निक होती है हमारे पास डिटरमिनेंट्स, देखते हैं। याद रखना ये आंसर यही आएगा डिटरमिनेंट से, है ना। चाहे आप मिला लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मालूम है सेम आंसर आता है। तो Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप। अब हम इसको A क्रॉस B को डिटरमिनेंट से सोल्व कर सकते हैं। किससे सोल्व कर सकते हैं, डिटरमिनेंट। सुनिए ध्यान से, डिटरमिनेंट बनाने के लिए सबसे पहले दो डंडे ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। अब इसमें तीन रोज बनानी है, 1 2 और 3। पहली रो में तो क्या आप अपने कोऑर्डिनेट मतलब यूनिट वेक्टर्स लिख दीजिए। क्या लिख देना आपको पहली रो में, I J और K। अब देखिए, अब जो A है उसके कंपोनेंट से लिखते जाइए। A का X कंपोनेंट कितना आपका X1, Y कंपोनेंट कितना आपका Y1, और Z कंपोनेंट कितना आपका Z1। सेम काम B के लिए कीजिए। B का X कंपोनेंट कितना आपका X2, Y कंपोनेंट कितना आपका Y2, और Z कंपोनेंट कितना आपका Z2। ठीक है, तो ये आपने क्या बना लिया, डिटरमिनेंट, जिसमें तीन रोज है। कितनी रोज है, जिसमें तीन। ठीक है, अब आपको करना क्या, ध्यानपूर्वक सुनना भाई। प्लस आपको साइन अलॉट करने, क्या अलॉट करना है, साइन। पहले वाले को अलॉट कीजिए प्लस, जो शुरू में उसको क्या अलॉट करना है, प्लस। उसके बाद वाले को माइनस, और उसके बाद वाले को फिर से क्या अलॉट करना है, प्लस, है ना। अब पहले से स्टार्ट कीजिए, तो आपने क्या लिखा, प्लस आई कैप। ठीक है, अब जो लिखना है उसके लिए क्या करना है, आई जिसमें आ रहा है ना उस रो और कॉलम को छुपा लीजिए, है ना। कैसे, मतलब आई देखिए जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छुपा लीजिए। इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, इसको छुपा लीजिए। क्या बचा डियर स्टूडेंट्स, आपका डियर स्टूडेंट्स बचा Y1 Z1 Y2 Z2। ठीक है ना। चलिए हो गया इतना। इस बार मैं काट के नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद ही देखना है क्या बचेगा, है ना। I J और अब देखिए नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट आपके पास माइनस जे कैप। क्या आपके पास, माइनस जे कैप। अब आप जिस रो और कॉलम में जे आ रहा है उसको उड़ा दीजिए। इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इन दोनों का अगर हम उड़ाएंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए इसको और इसको हम उड़ाएंगे तो क्या बचेगा आपका, X1 Z1 X2 Z2, है ना। सिमिलरली लास्ट वाले पे आ जाइए, मैं दोबारा बना देता हूं इसको ताकि आप ढंग से समझ सके। I J K Y1 Y2, लास्ट में क्या आपका प्लस के कैप। क्या आपका प्लस के कैप। अब जिसमें के आ रहा है, इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में उसको उड़ा दीजिए। क्या बचा भैया आपका, X1 Y1 X2 Y2, है ना। अब आपको क्या करना है, आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, इसकी इससे कर दीजिए, फिर माइनस करके इसकी इससे कर दीजिए। मतलब आपका आएगा Y1 Z2 माइनस करेंगे, फिर कितना आएगा आपका Z1 Y2। ठीक है ना। यहां देखिए माइनस जे, अब करिए इसकी इससे कर दीजिए, माइनस ये कर देना। इसकी इससे करेंगे तो कितना आ गया आपका, X1 Z2 माइनस इसकी इससे कर दो तो X2 Z1, है ना। अब क्या आएगा आपका, प्लस के कैप। सेम करना, इसकी इससे कर दीजिए, माइनस ये कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका X1 Y2 माइनस X2 Y1।
तो इस प्रकार से आप डिटर्मिनेंट बना के आप सोल्व कर सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा सर ये वास्तव में बहुत बड़ा मेथड है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये वास्तव में छोटा मेथड है, बशर्ते आप बहुत शुरुआती लेवल पे हो, आपको शायद समझने में तकलीफ भी हो रही हो, इसलिए मैंने बहुत आराम से समझाया है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर एक बार आपने प्रैक्टिस की तो डिटर्मिनेंट सोल्व करना आपके लिए खेल बन जाएगा, जैसे के लिए मेरे लिए वो एक खेल ही है। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप आसानी से सोल्व कर सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, पहले अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू टेक एन इलस्ट्रेशन हेयर। देखिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक सिंपल इलस्ट्रेशन है। ए वेक्टर मान लीजिए गिवन है 2i माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और मान लीजिए बी वेक्टर आपको गिवन है माइनस 3i माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। आपको ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से। ए क्रॉस बी, सबसे पहले क्या बनाना है आपको? डिटर्मिनेंट। तो आई जे और के पहली रो होगी, है ना। पहली रो में आपको यूनिट वेक्टर लिखना है। ए वाले के लिखिए 2, आगे क्या आपका -1 और आगे क्या आपका 3। बी वाले के लिए लिखिए -3 -1 एंड 4। ठीक है, अब देखिए साइन अलॉट करने, इसको प्लस किया, इसको माइनस किया और इसको क्या किया? प्लस। अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं ना, पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। सबसे पहले क्या आपका प्लस आई कैप, इसकी जो रो और कॉलम उसको छिपा लो। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? -4। माइनस में ये मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 बार माइनस आ गया ना, एक माइनस तो आता ही है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका? -3। ठीक है, मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूं। वैसे मैं लिखता नहीं हूं जनरली, क्योंकि मैंने पहले कहा था, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं सीधा आंसर लिख सकता हूं। अब देखिए माइनस जे कैप, अगली टर्म। अब जे वालों को छुपा लीजिए। किसको छुपा लीजिए? जे वालों को। 2 इंटू में 4 कितना आ गया? 8 माइनस 3 इंटू में -3 अगेन कितना आ गया? -9, है ना। अब लास्ट ये क्या है? प्लस के कैप। करिए भाई, छुपा लीजिए इनको। 2 इंटू में -1 कितना आ गया? -2 माइनस -1 इंटू में -3 कितना हो गया आपका? 3। चलिए सोल्व कीजिए। -4 प्लस 3 कितना आ गया? माइनस आई कैप। 8 प्लस 9 कितना हो गया? 17। तो -17 जे कैप और -2 -3 कितना आ गया आपका? -5 के कैप। इस तरीके से आप ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। आसान है, यूजिंग द टेक्निक। इसको हम क्या बोलते हैं? टेक्निक को डिटरमिनेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 5, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? अगर दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है ना, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? देखिए अगर पैरेलल है तो बोलते हैं उनके बीच में एंगल कितना होगा आपका? 0 डिग्री। और एंटी पैरेलल है तो हम बोलते हैं कि उनके बीच में एंगल कितना होगा आपका? 180 डिग्री, है ना। अब 0 डिग्री एंगल है, आप निकालिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही निकाल लो। कितना आएगा आपका? ए बी साइन थीटा की जगह साइन 0। अब ये साइन 0 तो कितना होता है आपका? 0। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? सिंपली 0। सिमिलरली यहां करेंगे तो कितना आएगा? ए बी साइन 180। अब साइन 180 भी क्या होता है? 0। तो ये भी क्या आ गया? 0। मीन्स अगर दो वेक्टर आपके पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो उनका रिजल्टेंट क्या आने वाला है? 0 वेक्टर। क्या आएगा रिजल्ट आपका? 0 वेक्टर, है ना। अब देखिए कंडीशन क्या होती है पैरेलल और एंटी पैरेलल की, मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए ए वेक्टर है इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और जहां पे लैम्डा क्या हो आपका? पॉजिटिव, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ए की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है? आपकी बी की। किसकी डायरेक्शन है? क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव है ना। मान लो 1 हुआ या मान लीजिए 2 हुआ, 2 एक पॉजिटिव है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? सेम। बट ए का मैग्नीट्यूड बी से कितना ज्यादा आपका? 2 टाइम्स, है ना। तो ए वेक्टर अगर लैम्डा बी वेक्टर के बराबर हुआ, जहां लैम्डा पॉजिटिव है, तो वो क्या होंगे? आपस में पैरेलल। क्या होंगे आपके? पैरेलल। और अगर आपका ए वेक्टर किसके बराबर हुआ? माइनस लैम्डा बी वेक्टर, है ना। तो माइनस का मतलब डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे आपके? एंटी पैरेलल। क्या हो जाएंगे आपके? एंटी पैरेलल। सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ए वेक्टर आपका सपोज
एम आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। और मान लीजिए बी वेक्टर क्या आपका 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस nk कैप। ठीक है, मैंने बोला ए और बी दोनों पैरेलल है। क्या आपके ए और बी दोनों पैरेलल? तो m और n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए? फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n अगर a इज पैरेलल टू b, है ना। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये नोट कर लीजिए, मैं आपको सिंपली बता देता हूं। पैरेलल के लिए क्या जरूरी है? a बराबर लैम्डा बी होना चाहिए। अब a कितना है भैया आपका एम आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। किसके बराबर होना चाहिए? लैम्डा बी। बी क्या है भैया आपका 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस nk कैप। ठीक है, सोल्व कीजिए तो कितना आएगा आपका एम आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। लैम्डा मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 लैम्डा आई कैप माइनस 4 लैम्डा j कैप प्लस n लैम्डा k कैप। सबसे पहले लैम्डा निकालिए, उसके लिए आप j इक्वेट कर दीजिए। यहां j कितना आपका -2 और यहाँ पे j कितना आपका -4 लैम्डा। तो यहां से लैम्डा कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स आपका 1/2, है ना। अब क्या है i इक्वेट कीजिए, i यहाँ पे कितना है m और यहाँ पे i कितना आपका 2, लैम्डा कितना हो गया 1/2, यानी कि m यहाँ से कितना आ गया आपका सिंपली 1। अब आप k को इक्वेट कीजिए, k यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है n लैम्डा, लैम्डा आपका 1/2 इधर ले जाइए तो n कितना आ गया आपका 6। तो अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो m को 1 होना पड़ेगा और n को कितना होना पड़ेगा आपका 6 होना पड़ेगा। उसमें कोई खास बात नहीं है। अगर a बराबर लैम्डा भी है तो वो वेक्टर्स आपके पैरेलल होंगे और अगर a बराबर माइनस लैम्डा भी है तो वो वेक्टर्स क्या होंगे आपके एंटी पैरेलल होने वाले हैं। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए सिक्स्थ क्या आपकी टू फाइंड, क्या करना है टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अगर मान लीजिए आपको क्या निकालने, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों के क्या हो आपका परपेंडिकुलर हो। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट का। ए क्रॉस बी को मैं कैसे लिखता था? ए बी साइन थीटा एन कैप। और ये एन कैप भी क्या होता था प्यारे विद्यार्थियों? ये एन कैप ही ऐसा यूनिट वेक्टर होता था जो दोनों ए और बी के क्या हो आपका परपेंडिकुलर हो। तो यहां से मेरे को एन कैप ही निकालना है। तो एन कैप कैसे निकाल सकता हूं मैं? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा। इसको कैसे लिखूंगा मैं? ए क्रॉस बी। अच्छा, ए बी साइन थीटा को हम कैसे लिखते हैं? ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि अगर हम ए क्रॉस बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक यूनिट वेक्टर जो कि ए और बी दोनों के क्या होने वाला आपका परपेंडिकुलर होने वाला है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। सिंपल सा एग्जांपल है। देखिए एग्जांपल क्या है कि आपको वही फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। जहां पे आपको ए गिवन है, मान लीजिए ए गिवन आपको 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और मान लीजिए आपको बी वेक्टर गिवन है। बी वेक्टर क्या है गिवन आपको? i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। देख इसलिए रहा हूं ताकि आंसर अच्छा सा है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, है ना। अब क्या है, मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? ए क्रॉस बी। तो भाई वो निकालना सिखाया था ना, निकाल लो। ए क्रॉस बी क्या बनाना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट आई जे के। फिर से सीखने का एक सुनहरा अवसर। देखिए लिखिए आई कंपोनेंट कितना 2, J1 K1, तो ये हो गया 2 1 1, है ना। बी देखिए 1 -1 और 2, तो 1 -1 और 2। अच्छा, अब रूल नियम क्या कहता है? इसको प्लस लिखने का, इसको माइनस लिखने का और फिर इसको प्लस लिखने का, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहली टर्म क्या है? प्लस आई कैप। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब मैं सीधा करूंगा, माइनस में ये वाला -1 तो कितना हो गया इफेक्टिवली +1। अच्छा, अगली टर्म क्या है भाई आपकी? माइनस जे कैप। चलो सोल्व करो, माइनस जे कैप इसको छुपा लो, 2 इंटू में 2 4 -1, है ना। उसके बाद क्या आपका प्लस के कैप। उसके बाद देखिए 2 इंटू में -1 हो गया -2 माइनस
1 इंटू में 1 क्या हो गया आपका 1, तो ये कितना आ गया 3i कैप, 4 में से गया 3, माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। ये क्या रहा आपका a क्रॉस b, है ना। अब मेरे को क्या चाहिए, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो निकाल लो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। फॉर्मूला क्या है भाई आपका, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर आ गया आपका 3 स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर आ गया -3 स्क्वायर, और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर क्या आ गया -3। 9 और 9 कितना हो गया अंडर रूट 27। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा ये 3√3, है ना। अब मेरे को एन कैप निकालना, तो सीधा फॉर्मूला ही लगाना है। तो देखिए एन कैप कैसे आएगा आपका, ए क्रॉस बी लिखिए, ए क्रॉस बी कितना था 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है भैया आपका 3√3। देखिए सब में से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच गया आपका 1/√3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, है ना। तो ये आपका यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आने वाला है। याद रखिए इस यूनिट वेक्टर के साथ है ना, यहां पे आपको कई बार प्लस माइनस लिखा मिल सकता है। कारण क्या है, देखिए सपोज मान लीजिए क्या आपका ये ए है ये बी है, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर दो चांसेस है, ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर ये भी है और अंदर वाला भी है, आउटसाइड वाला भी परपेंडिकुलर है और इनसाइड वाला भी क्या है परपेंडिकुलर। तो आउटसाइड और इनसाइड दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो इसलिए दोनों में अपोजिट है भाई, आउटसाइड और इनसाइड दोनों अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे प्लस वाला भी ले सकते हो आप माइनस वाला भी ले सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हम एक यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं जो कि दोनों वेक्टर के क्या हो आपका परपेंडिकुलर हो। मैं आपको याद दिला दूं हर लेक्चर के साथ आपको डीपीपी मिलेगी, वो डीपीपी अगर आपको चाहिए तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसमें, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब हम पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट चीज जिसका मैंने आपको शुरू में बताया था, एरिया वेक्टर निकालना। क्या निकालना, टू फाइंड द एरिया वेक्टर। चलिए देखिए नोट कर लीजिए। सॉरी, अब देखिए सेवंथ एप्लीकेशन ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होने वाला है। तो सेवंथ में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल, क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़े हम, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हेंस लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली कि ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हम एरिया वेक्टर निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। कैसे करेंगे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जैसे मान लीजिए शुरू में मैं कंसिडर कर रहा हूं ट्रायंगल। क्या कंसिडर कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल। मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका क्या है, बी ए और सी, ठीक है। ये एंगल क्या बोला मैंने, थीटा। क्या बोला मैंने, थीटा, है ना। और ये परपेंडिकुलर बनाया। मैं आपसे बोल रहा हूं भाई इसका एरिया निकालो। क्या निकालो, इसका एरिया। सर हमें एरिया बचपन से मालूम है ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया आपका बी ए, और हाइट कितनी बोल सकते हो, इसको मैंने डी बोल दिया, तो हाइट कितनी हो जाएगी आपकी सी डी। लिख सकते हो हाफ इंटू में बेस हो गया बी ए और हाइट कितनी होगी आपकी सी डी, ठीक है। अब आप ट्रायंगल ऑब्जर्व कीजिए, इन ट्रायंगल बी सी डी, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, बी सी डी। इसमें निकाले आप साइन थीटा। क्या निकाले आप, साइन थीटा। क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या हो गया, सी डी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका बीसी, है ना। तो यहां से आप बीसी को क्या लिख सकते हो, सॉरी सीडी को क्या लिख सकते हो, बीसी को इधर ले जाओ, तो क्या हो गया आपका बीसी साइन थीटा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ बी ए। अच्छा सीडी की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बीसी साइन थीटा, है ना।
अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं बी ए को एक वेक्टर मान लू, मान लीजिए एक वेक्टर कहां से कहा आपका, बी से लेके ए, और दूसरा वेक्टर मान लिया मैंने बी से लेके सी, है ना, दो वेक्टर हो गए बी ए और बी सी, ठीक है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, कितना आएगा, बी ए बी सी, और एंगल कितना, थीटा, तो साइन थीटा, बी ए बी सी और साइन थीटा। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं कि जो एरिया वेक्टर किसके बराबर आ गया, हाफ। आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, मतलब बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। आप सोल्व कर लीजिए, बी ए बी सी दोनों के बीच में एंगल थीटा, सॉरी, तो क्या आएगा आपका साइन थीटा। तो इस तरीके से आप एरिया वेक्टर निकाल सकते हो। आपको दो एडजेसेंट साइड्स का क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड के लिए इसका क्या ले लो, आप मैग्नीट्यूड ले लो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो। सेकेंडली, ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही दो एडजेसेंट साइड चूज करो। मैंने आपको क्या बताया कि आप कोई भी दो एडजेसेंट साइड चूज कर सकते हो। मैंने बी ए और बी सी चूज किया, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड हो सकती है। तो एरिया क्या लिख सकते हैं, हाफ। अगर मान लीजिए मैं ये और ये चूज करूं तो क्या आएगा आपका, बी सी वेक्टर क्रॉस, और ये वाली कौन सी आपकी, सी ए वेक्टर, है ना। अच्छा, ये दोनों चूज करूं, ये भी कोई जरूरी नहीं है, मैं ये वाली और ये वाली भी चूज कर सकता हूं। तो मेरा एरिया वेक्टर कितना आएगा, हाफ, ये क्या हो गया आपका सी ए वेक्टर क्रॉस, ये क्या हो गया आपका बी ए वेक्टर, या ए भी लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड पूछे तो आप क्या ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, है ना। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। अगर आपको कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स पता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, यू विल बी एबल टू गेट द एरिया। तो दिस इज द मेथडोलॉजी टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसका एरिया, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। इस पे सवाल हम बाद में करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को, एरिया को पूरा समझ लेते हैं, सवाल हम एक साथ कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। तो देखिए, हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब सिमिलरली हम किसका एरिया निकालेंगे, हम एरिया निकाले पैरेललोग्राम। किसका एरिया निकाल रहे हैं भाई, वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। कैसे निकालेंगे पैरेललोग्राम का एरिया, देखिए आपको याद है मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी बनाया था। ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है और ये मान लीजिए बी वेक्टर है, फिर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। ये वाला वेक्टर भी कौन सा हो जाएगा, ए वेक्टर, और ये वाला भी हो जाएगा आपका बी वेक्टर, है ना। मैंने क्या किया, इसको दो ट्रायंगल में बांट दिया, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। अगर मैं दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करूंगा तो किसका एरिया आ जाएगा, पैरेललोग्राम। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालो भाई, दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स पता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया अभी सीख है, हाफ क्या आएगा, ए क्रॉस बी, प्लस इस ट्रायंगल का भी निकालो। अरे क्या दिक्कत है, ए और बी अगेन एडजेसेंट साइड्स है, हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ए क्रॉस बी। सोल्व कर लो, हाफ और हाफ मिलके कितना हो गया, 1। तो ये आंसर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका ए क्रॉस बी। तो याद रखना है, पैरेललोग्राम का एरिया सीधा निकाल सकते हो। अगर आपको दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो उसका एरिया कितना होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, आपका ए क्रॉस बी। क्या होने वाला है एरिया उसका, ए क्रॉस बी। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ए क्रॉस बी, ए और बी एडजेसेंट साइड्स आपकी, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा आपका, ए क्रॉस बी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। इसके बाद मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, देखिए। देखिए, आई एम गोइंग टू टेक ए सिंपल एग्जांपल हेयर। जैसे मान लीजिए आपको ट्रायंगल का वेक्टर नहीं गिवन, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। जैसे मान लीजिए ये वाला कोऑर्डिनेट आपको कुछ गिवन है, सपोज 2 -1 एंड 3। अच्छा, ये वाला कोऑर्डिनेट गिवन है 4 3 और -1, और ये कोऑर्डिनेट गिवन है 3 -1 2। अब एरिया कैसे निकालोगे, क्योंकि मैंने तो वेक्टर मेरे को मालूम है तो मैं एरिया निकाल सकता हूं, बट मेरे को कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो मैंने आपको सिखाया नहीं है कि आप एरिया कैसे निकालेंगे। वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनना कि कैसे अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो आप एरिया निकाल सकते हो। आपको पहले वेक्टर ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वहां से क्या निकलेगा, एरिया, है ना। तो वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको एक चीज यहां पे सीखनी पड़ेगी, डेट इज द, क्या वो चीज आपकी पोजीशन वेक्टर। क्या आपकी पोजीशन वेक्टर, है ना। मैं यहां पे कुछ नाम दे देता हूं, ए बी और सी, है ना। पोजीशन वेक्टर देखिए, ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी चीज है ये।
देखिए पोजीशन वेक्टर का क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, कोई भी पॉइंट आपका पी, कोऑर्डिनेट्स क्या आपके x1 y1 और z1। ओरिजिन से पी को जोड़ने पे जो वेक्टर आता है ना उसको क्या बोलते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसका, पोजीशन वेक्टर। ये मान लीजिए आपका ओ है, तो अगर मैं बोलूं ओपी वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है आपको, ओपी वेक्टर आराम से लिख सकते हो, रेफरेंस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है x1, तो हम क्या लिखते हैं इसको x1 आई कैप, है ना। वाई कोऑर्डिनेट कितना है y1, तो क्या लिखेंगे y1 जे कैप, प्लस जेड कोऑर्डिनेट कितना आपका z1, तो इसको क्या लिखेंगे हम z1 के कैप, है ना। सिमिलरली मान लीजिए एक और पॉइंट आपका क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x2 y2 z2। अब देखिए अगर आप OQ लिखना चाहे, क्या लिखना चाहे आप OQ, तो कितना आएगा OQ आपका, देखिए x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, है ना। तो इस तरीके से आपने P और Q के क्या लिख लिए, पोजीशन वेक्टर्स, है ना। जैसे यहां की वाले ये A का पोजीशन वेक्टर बता सकते हो क्या, अरे A का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए RA, कितना आएगा आपका 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, है ना। बी का पोजीशन वेक्टर बोलिए कितना आएगा, बी का पोजीशन वेक्टर कितना है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। सी का पोजीशन वेक्टर बोलिए कितना आएगा भाई आपका 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, है ना। तो इस तरीके से आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। सपोज मैंने क्या बोला, मेरे को पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए, मेरे को तो पी से क्यू एक वेक्टर चाहिए, जिसको मैंने नाम दिया पी क्यू वेक्टर, पी से लेके क्यू। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकालेंगे। अरे ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल लो लगा लो, जो सेम ऑर्डर में ऐड कर दो अपोजिट वाले के बराबर हो जाएंगे। सेम ऑर्डर में कौन कौन सा है, देखिए ओपी और पी क्यू सेम ऑर्डर में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ओपी प्लस पी क्यू, वो किसके बराबर होने चाहिए आपके, ओ क्यू, है ना। तो मेरे को तो पी क्यू चाहिए, तो इसको इधर ले जाओ, पी क्यू कैसे निकल जाएगा, ओ क्यू में से किसको घटाना पड़ेगा, ओपी को घटाना पड़ेगा। OQ में से OP को घटा दो तो कितना आएगा, देखिए यहां लिख देता हूं, OQ में से OP को घटाना ना, तो x वाले में से x को घटाओ तो कितना आएगा आपका x2 माइनस x1 आई कैप, प्लस y वाले में से y को घटाओ तो कितना आएगा आपका y2 माइनस y1 जे कैप, और z वाले में से z को घटाओ तो कितना आएगा आपका z2 माइनस z1 के कैप। तो इस तरीके से आप PQ वेक्टर निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, PQ निकालना है, इसके x में से इसको घटाओ तो i कंपोनेंट आ जाएगा, इसके y में से इसको घटाओ तो j कंपोनेंट आ जाएगा, इसके z में से इसके z को घटाओ तो क्या आ जाएगा आपका k कंपोनेंट आ जाएगा। आप इजीली निकाल सकते हो। तो दिस इज द स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू इरेज इट। पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब बोलिए, अब आपके लिए खेल हो गया ना, अरे यार अब भी खेल नहीं हुआ क्या, एक ये वेक्टर निकालो ए बी और एक ये निकालो ए सी। अच्छा ए बी वेक्टर निकालने का अभी बताया ना कैसे निकालेंगे ए बी, बी वाले में से ए को क्या करना है, माइनस करना है, तो इसके एक्स कंपोनेंट में से इसको माइनस करो, 4 में से 2 गया तो कितना आ गया आपका 2 आई कैप, 3 में से माइनस 1 गया तो कितना आ गया 4 जे कैप, इसमें से ये गया तो क्या आ गया आपका माइनस 4 के कैप। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, नीट एस्पिरेंट्स जो अभी +1 में हुए कैसे वो अच्छे से तैयारी करे सच डेट कि वो स्कोर कर सके 600 प्लस, कितना स्कोर कर सके 600 प्लस। तो उसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए कल हम वीडियो बना रहे हैं मी एंड अमित सर, तो आप उसको जरूर देखिएगा, है ना। तो देखिए ए बी वेक्टर क्या हो गया आपका, 4 में से 2 गए 2 आई कैप, इसमें 4 जे कैप और -4 के कैप। अच्छा ए सी निकाल लो, बोलो भाई एसी कितना आएगा, सी वाले में से ए को माइनस कर दो तो 3 में से 2 गया 1 आई कैप, -1 0 जे कैप, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, और 2 में से 3 गया तो माइनस के कैप। अब इसका एरिया क्या है, क्या निकालना है, हाफ, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट, मैं तो मैग्नीट्यूड ही निकालना चाहता हूं, तो ए बी क्रॉस ए सी, है ना। तो पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, ए बी क्रॉस ए सी, क्या निकाल रहा हूं मैं, ए बी क्रॉस ए सी, कितना आएगा भाई, क्या रूल है, पहली रो क्या होती थी आई कैप जे कैप के कैप। अच्छा ए बी को लिखो, ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 4 एंड -4। अच्छा ए सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 0 एंड -1। ठीक है, अब वही रूल है भाई, क्या करते थे हम पहले से ही, इसको प्लस लिखने का, इसको माइनस लिखने का, और इसको क्या लिखने का प्लस। सोल्व करिए तो क्या आएगा आपका, पहले प्लस आई कैप, आई वाले को छोड़ दीजिए,
4 में एक ये -4 है ना, ये 0 हो गया। माइनस जे कैप सोल्व कीजिए, जे वाले को छोड़ दीजिए, ये हो गया आपका -2 और ये हो गया +4 है ना, प्लस के कैप, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, 0 हो गया और ये हो गया -4। तो कितना आंसर आ रहा है, -4 आई कैप और 4 में से 2 गया 2, -2 जे कैप एंड -4 के कैप है ना। इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपका, मैग्नीट्यूड बहुत ही सरल निकालना, अंडर रूट -4 का स्क्वायर हो गया 16, -2 का स्क्वायर हो गया 4 और -4 का स्क्वायर 16, तो √36 कितना आ गया 6। अब ए बी देखिए, अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं, आंसर क्या आ गया 6। ऐसा नहीं है, आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा आपका 6/2 यानी कि 3 स्क्वायर यूनिट्स, यानी मीटर स्क्वायर हो सकता है। तो दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल। तो इस तरीके से अगर आपको कोऑर्डिनेट्स की मतलब पहले आपको वेक्टर निकालने पड़ेंगे। अगर आपने वेक्टर निकाले तो उसके बाद तो सीधा आपको फॉर्मूला ही लगाना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए तो हमने ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया समझ लिया। ट्रायंगल का क्या था, हाफ ए क्रॉस बी, और पैरेललोग्राम का क्या था आपका, ए क्रॉस बी। अब पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स गिवन हो, इंपॉर्टेंट, अगर आपके पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन हो तो आप किस प्रकार से एरिया निकाल सकते हो वो मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। साइड्स नहीं गिवन, ए और बी नहीं गिवन, आपको डायगोनल्स गिवन है। जैसे मान लीजिए सपोज ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर हो गया, मान लीजिए ए वेक्टर हो गया, तो आपको याद है सामने वाले को हम क्या लिखते थे, ए, सॉरी ये बी लिया ना, तो ये बी ए, ठीक है। अगर आपको ये वेक्टर्स गिवन होते ए और बी तो आप सीधा निकाल सकते थे ए क्रॉस बी। आपको वेक्टर्स नहीं गिवन, आपको डायगोनल्स गिवन है। मान लीजिए एक डायगोनल तो आपको ये गिवन है, ये हो गया आपका D1 वेक्टर। कौन सा वेक्टर, D1 वेक्टर। और एक डायगोनल ये गिवन है, ये मान लीजिए कौन सा वेक्टर हो गया आपका, D2 वेक्टर, ठीक है। अब कैसे एरिया निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ द डायगोनल्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं केवल फॉर्मूला डिराइव करके दिखा रहा हूं, मैंने शीट में क्वेश्चन डाल दिया, डीपीवी में क्वेश्चन डाल दिया, आप वहां से सोल्व कर लेना, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। देखिए अब जो D1 है वो तो 20 से जा रहा है, तो वो तो किसके बराबर होता है आपका, a + b, है ना। D2 निकालो, देखिए आपको ये ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, ये मान लीजिए OAB, कौन सा ट्रायंगल, कौन सा नजर आ रहा होगा आपको, नजर आ रहा होगा ट्रायंगल OAB। जो सेम ऑर्डर में उनको ऐड कीजिए, A और D2 किसमें आपके सेम ऑर्डर में, तो A + D2 वो किसके बराबर होने चाहिए आपके, इक्वल टू B वेक्टर। तो इसको इधर ले जाओ, तो D2 वेक्टर क्या आ गया आपका, B - A। तो ये हो गया आपके D1 और D2। अब आपको क्या करना है, आप A को लिखे इन टर्म्स ऑफ D1 एंड D2 और B को भी लिखे इन टर्म्स ऑफ D1 एंड D2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। मान लीजिए मैंने 1 और 2 को ऐड किया, क्या किया मैंने, 1 और 2 को ऐड कीजिए। देखिए ऐड करोगे तो A से -A क्या हो जाएगा, कैंसिल, और B + B ये कितना हो गया आपका 2B, वो किसके बराबर आ जाएगा, इधर से आपका D1 + D2, ये 2 को नीचे ले जाओ तो B वेक्टर कितना आ गया आपका, D1 + D2/2, है ना। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, आप एक काम कीजिए, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2A। अच्छा इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका D1 - D2, 2 को नीचे ले जाइए तो A कितना आ गया आपका D1 - D2/2, है ना। तो अगर आपको डायगोनल्स गिवन है तो आप सीधा क्या करिए, A और B निकाल लीजिए, है ना। D1 + D2/2 से B आ गया और D1 - D2/2 से क्या आ गया, A। अब एरिया का फॉर्मूला क्या था आपका, A क्रॉस B, अरे यही तो लिखा था ना। अच्छा A क्रॉस B वैल्यू पुट कर दीजिए, A कितना आपका D1 - D2/2 क्रॉस B कितना आपका D1 + D2/2, ये 2 क्या हो गया 1/4। सोल्व कीजिए। अब जब D1 का D1 के साथ करेंगे, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ये क्या आ गया आपका फिर D1 क्रॉस D2। अब ये क्या आ जाएगी सेकंड, -D2 क्रॉस D1, और D2 का करेंगे तो 0। अब D2 क्रॉस D1 को हम क्या लिख सकते हैं, -D1 क्रॉस D2, पहली प्रॉपर्टी, है ना। तो -D1 क्रॉस D2 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2D1 क्रॉस D2, और उसको कितने से डिवाइड करना है, 4 से। ऑन सोल्विंग क्या आ रहा है आपका 1/2 D1 क्रॉस
D2। तो याद रखिए, अगर आपको डायगोनल्स गिवन है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन है, तो एरिया निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है डियर स्टूडेंट्स, हाफ D1 क्रॉस D2, है ना। अगर आपको एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो क्या निकालना आपको, ए क्रॉस बी, क्या निकालना आपको, ए क्रॉस बी। और अगर आपको डायगोनल्स गिवन है तो क्या निकालना आपको, हाफ D1 क्रॉस D2, क्या निकालना, हाफ D1 क्रॉस D2। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। इस पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें D1 D2 गिवन है, शीट में मैंने डाल दिए, आप इजिली सोल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं। अब देखिए, थोड़ी सी बात और कर देता हूं। मैंने 4 एक्सप्रेशन लिखे, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड। क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, है ना। मैंने लिखा एक से ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, मैंने 4 एक्सप्रेशन लिखे, आपको ये सोच के बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से एक्सप्रेशन आपके वैलिड होने वाले है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर वैलिड, कोई दो सही है मैं आपको बता देता हूं, चेक करते हैं ना। देखिए, डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के बीच में होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होता है, दो वेक्टर के बीच में। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता था, स्केलर, और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता था, आपका वेक्टर। इसी बात पे बेस है ये। देखिए, बी डॉट सी स्केलर है, मतलब बी डॉट प्रोडक्ट हो गया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्केलर। और आप एक वेक्टर और एक स्केलर का डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते, तो ये डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी का आंसर क्या आएगा आपका, एक वेक्टर। और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ये डिफाइन करना क्या आपका पॉसिबल है। ये देखिए, अब इसका रिजल्ट अगेन क्या आएगा आपका, स्केलर। और एक वेक्टर और स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब ये देखिए, ये क्या आएगा, इसका रिजल्ट वेक्टर, और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन कर पाना पॉसिबल है। तो इसमें से ये दो ऑपरेशन वैलिड है, कौन कौन से, देखिए, एक ऑपरेशन तो ये आपका ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, और एक ऑपरेशन क्या वैलिड आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी। अच्छा, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए बीच में आपका डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का फाइनल आंसर क्या आता है, स्केलर। इसका फाइनल आंसर आएगा स्केलर, इसलिए हम इस चीज को क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इन दोनों के बीच में आपका क्रॉस है, तो मतलब आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आंसर क्या आएगा, वेक्टर। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए, मैथमेटिक्स वाले बच्चे इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, जब +2 में उनका वेक्टर नाम का चैप्टर आएगा। बट जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। वैसे आज तक कोई सवाल आया नहीं है, और शायद पॉसिबल भी नहीं है कि आए, बट फिर भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में मैं हल्की सी हिंट दे रहा हूं। पढ़ाने को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैं आपको पूरा पढ़ा सकता हूं, बट कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैथ्स वाले बहुत एडवांस लेवल पे जाके पढ़ेंगे, और अपने नीट वगैरह में इस लेवल तक आप पाना पॉसिबल नहीं है। फिर भी आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। मैं आपको एक दो बातें ही बताऊंगा, वैसे बातें बहुत बताई जा सकती है इसमें, पर उनका कोई खास फायदा नहीं होने वाला, है ना। तो मैं थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा, तो उनको बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना चाहिए। देखिए, चलिए देखते हैं, है ना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थोड़ा सा बताऊंगा और ज्यादा नहीं बताऊंगा। देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। सबसे पहले अगर आपको ए बी सी दे दिया जाए, तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो सिखा देता हूं। जितना बताऊं उतना याद रखना है। मान लीजिए ए वेक्टर आपका x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। बी वेक्टर मान लीजिए क्या आपका x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप।
और सी वेक्टर क्या आपका x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। अब आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है a डॉट b क्रॉस c। तो क्या करना है, 3 रोज बनानी है। पहले में i j के नहीं आएगा, पहले में पहले वेक्टर को लिख दो, कौन सा है x1 y1 z1। दूसरे में दूसरे वेक्टर को लिख दो, कौन सा आपका x2 y2 z2। तीसरे में तीसरे वेक्टर को लिख दो c वेक्टर, कौन सा आपका x3 y3 z3। और डिटर्मिनेंट बन गया। अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करना मैंने आपको बता रखा है, कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको प्लस मानने का, फिर इसको माइनस और फिर इसको प्लस, उस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अब देखिए, ये पहली बात होगी, अगर आपको ए बी सी गिवन हो तो आप इस प्रकार से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सेकंड बात देखिए, यहां पे ए बी सी सेम ऑर्डर में आने चाहिए। कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, इसमें कोई बात नहीं है। मतलब ए बी और सी सेम ऑर्डर में आने चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए हमने क्या लिखा था, ए डॉट बी क्रॉस सी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले मान लीजिए हमने बी लिखा फिर डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, पर फिर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, सी क्रॉस ए। क्या लिखना पड़ेगा, सी क्रॉस ए। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने ये ए बी पहले मान लीजिए सी लिखा, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, अब मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। तीनों की वैल्यू क्या होने वाली है, आपकी सेम होने वाली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप पहले बाद में किसको लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम। ए फिर ए फिर बी एंड फिर सी, तो आपकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब आपको एक सिंपल सी बात और बता देता हूं। मान लीजिए ए बी और सी तीन कोप्लेनर वेक्टर है, ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का क्या मतलब है, इनका प्लेन सेम है। मान लीजिए मैंने बोला कि ये जो बोर्ड का प्लेन है ना, ये ए बी और सी का प्लेन है, ए बी सी तीनों इसी प्लेन में लाई करते हैं। मान लीजिए सपोज ये कहीं ए हो गया, ये कहीं मान लीजिए बी हो गया, और ये कहीं क्या हो गया आपका सी। अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए। कैसे डिफाइन किया था, ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सी डॉट ए क्रॉस बी। सोल्व कीजिए कितना आएगा, है ना। देखिए सबसे पहले ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लो। अब ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां गई, बाहर गई। कहां गई आपकी डायरेक्शन, बाहर। ठीक है, अब सी और ए क्रॉस बी, इन दोनों में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ए क्रॉस बी तो बाहर है और सी इसी प्लेन में, दोनों में एंगल कितना बनेगा, 90। अब 90 डिग्री वालों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 0। तो एक बात याद रखनी है, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, आपका 0 होने वाला है। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने शीट में एक सवाल डाल दिया सिंपल सा, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और इसकी बात बता देता हूं आपको। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू फाइंड द, क्या फाइंड आउट करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। किसकी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। अब ये पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, सुनिए। क्यूबॉइड सबको मालूम है ना, मैं क्यूबॉइड बना रहा हूं। क्या बनाया मैंने, क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, एक क्यूबॉइड। मैंने क्या किया, ये फेस मैंने फिक्स रखा। क्या रखा मैंने, ये वाला फेस फिक्स। यहां से थोड़ा सा फोर्स लगाया। क्या लगाया, यहां से थोड़ा सा फोर्स। तो ये वाली जो सतह है, ऊपर वाली जो सर्फेस है, वो आगे सरक जाएगी, है ना। इमेजिन कीजिए आपके पास कोई बॉक्स था, गत्ते का बॉक्स था, सीधा सा चौक का डब्बा था मान लो, है ना। चौक के डब्बे को नीचे से पकड़ा और ऊपर से फोर्स लगा दिया, कैसे वो टेढ़ा हो जाता है ना। तो मैंने यही किया, नीचे वाले सर्फेस को मैंने पकड़ लिया, ऊपर से मैंने क्या लगा दिया, फोर्स। फोर्स लगा दिया, सर्फेस आगे खिसक जाएगा, तो कुछ ऐसी शेप आएगी, ये ये ये। तो अब जो ये अरेंजमेंट आई है ना, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोपाइप। देखिए क्यूबॉइड में क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है इस सरफेस और इस सरफेस में, है ना। पर पैरेललोपाइप में इस सरफेस और इस सरफेस में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। अब मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये मान लीजिए सी। तो अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, है ना। इसका सवाल भी मैंने डीपीपी में डाल दिया है, आप सोल्व कीजिए, कोई खास बात नहीं है। तीनों वेक्टर दिया, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही निकालना है।
ओके डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी आर गोइंग टू फिनिश दिस लेक्चर। होप आपने एंजॉय किया होगा। यहाँ पे हमने वेक्टर को भी खत्म कर लिया। नेक्स्ट हम काइनामेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं, जहां से फिजिक्स की वो शुरुआत होगी जहां से सवाल आने वाले हैं। फिर से बता दूं, कल हम नीट स्पेशल वीडियो लेके आएंगे कि कैसे आप नीट एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। साथ साथ आपको मैं बता दूं, डीपीपी है पर वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया गया है। इसलिए आप सवाल करते रहिए, कोई दिक्कत आए आप हमें भेजिए, हम वीडियो सॉल्यूशन भी भेजते हैं। वो भी आपको तभी मिलेंगे जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आई आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ इन दिस पेंडेमिक ऑफ कोविड-19।